नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। अग्निपथ योजना के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी आम आदमी पार्टी। 30 जून को लाया जाएगा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, बीजेपी सरकार की अग्निपथ योजना बेहद ही तर्कहीन फैसला। राजस्थान में सिर्फ राज्य के लोगों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी। सीएम गहलोत ने कहा कि करवा रहा हूं परीक्षण, कानून में इजाजत मिली तो लागू किया जाएगा नियम। राजद नेता तेजस्वी यादव ने किया बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के बहिष्कार का ऐलान। कहा, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, सदन में जाने का क्या फायदा। शेयर बाजार में हुई आज मामूली बढ़त। सेंसेक्स 16 अंकों की बढ़त के साथ 53,178 पर हुआ बंद, तो निफ्टी 18 अंकों की बढ़त के साथ 15,850 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ का सियासी संग्राम दिन पर दिन रोचक होता जा रहा है। जहाँ एक तरफ आज शिंदे ने कहा कि वो अभी भी शिवसेना में ही हैं, तो वहीं उद्धव ने एक बार फिर बागी विधायकों को मनाने की कोशिश की। हालांकि इस मामले में जिस तरह से बार बार नए ट्विस्ट आ रहे हैं, उसको देखते हुए अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। और इसी उठापटक के बीच आज फिर सीएम उद्धव ठाकरे ने एक और दांव चला है। इसी खबर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं जब महाराष्ट्र में इतनी हलचल मचाने के बाद भी बीजेपी को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो बीजेपी ने ईडी का सहारा ले लिया और आज संजय राउत को ईडी के सामने पेश होना था। हालांकि वो पेश तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने केंद्र को अपने निशाने पर जरूर ले लिया। तो कैसे बरसे राउत, जानेंगे ये भी। इसके साथ ही बात होगी अग्निपथ योजना के चलते एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी के बीच छिड़े घमासान की। इसके अलावा जानेंगे क्यों मोहम्मद जुबैर को किया गया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे कि कैसे तमिलनाडु में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। इसके अलावा और भी कई दूसरी बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, इस पर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन शिवसेना की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं और इस सियासी उठापटक के बीच आज एक बार फिर सीएम उद्धव ठाकरे ने इमोशनल दांव चलने की कोशिश की है और बागी विधायकों से भावुक अपील की है। अपनी अपील में क्या बोले उद्धव, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में मौजूद एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 50 से ज्यादा विधायक हैं। शिवसेना के 42 विधायक का उन्हें समर्थन है, 39 तो गुवाहाटी में उनके साथ हैं। ये संख्या और बढ़ेगी, लेकिन शिंदे की हिम्मत मुंबई जाने की नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि विधायक मुंबई पहुंचे तो वो खिसक जाएंगे। संजय राउत का दावा है कि गुवाहाटी में मौजूद 20 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और उद्धव ठाकरे ने भी ऐसे ही दावे किए हैं। आज उन्होंने एक संदेश जारी करते हुए कहा कि हमारे विधायकों को गुवाहाटी में कैद कर रखा है, मुझे उनकी फिक्र है। अपने संदेश में उद्धव ने कहा, शिवसैनिक विधायक भाइयों और बहनों, जय महाराष्ट्र। आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं। आपके बारे में रोज नई नई जानकारी सामने आ रही है। आप में से कई लोग संपर्क में भी हैं। आप अभी भी दिल से शिवसेना में हैं। आप में से कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने भी मुझसे संपर्क किया है और मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि अभी समय नहीं बीता है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि मेरे सामने बैठो, शिवसैनिकों और लोगों के मन में भ्रम को दूर करो, इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजें, किसी के गलत कामों के झांसे में ना आए। शिवसेना द्वारा दिया गया सम्मान कहीं नहीं मिल सकता। आगे आकर बोलेंगे तो मार्ग प्रशस्त होगा। शिवसेना पार्टी प्रमुख और परिवार के मुखिया के रूप में मुझे अभी भी आपकी चिंता है। अंदर आओ, एक नजर डालें और आनंद लें। शिवसेना प्रमुख की अपील से साफ है कि विधायक और उनके परिजन शिवसेना में वापसी की बात कर रहे हैं। यानी साफ है कि शिंदे के साथ गए विधायक जैसे ही मुंबई लौटेंगे, पासा पलट जाएगा। महाराष्ट्र में उद्धव के दांव सफल होते दिख रहे हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उसका गेम बिगड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को टेंशन देने की कोशिश की और इस मामले में ईडी की एंट्री हो गई और राउत को समन भेजकर आज पेश होने का आदेश दिया गया। हालांकि राउत पेश तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने केंद्र को खरी खोटी सुना डाली। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार पर हमेशा आरोप लगता है कि वो अपने फायदे के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे में अब जब से महाराष्ट्र संग्राम में ईडी की एंट्री हुई है, केंद्र सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। साथ ही ईडी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि ईडी
केंद्र के इशारे पर ही काम करती है और अब ईडी की इस कार्रवाई पर सांसद संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए बंगाल का भी जिक्र किया है। संजय राउत ने कहा कि मैंने सुना है कि बंगाल में भी कई लोगों को ईडी का नोटिस गया है। देश भर में ऐसा चल रहा है, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मुझे ईडी का समन मिला है, मुझे गिरफ्तार करना है तो करो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपको बता दें कि बीते दिन जमीन घोटाले मामले में संजय राउत को ईडी ने समन भेजकर आज पेश होने के लिए कहा था। हालांकि राउत आज पेश नहीं हुए और उन्होंने अगली तारीख की अपील की, जिसके बाद दूसरा समन पेश कर 1 जुलाई को बुलाया गया है। वहीं अचानक से हुई इस कार्रवाई के चलते जहां ईडी सवालों में घिर गई है, वहीं अब खुद बीजेपी नेता ही इस बात के संकेत देते हैं कि बीजेपी सरकार गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल करती है। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जैसा महाराष्ट्र में हो रहा है वैसा बंगाल में भी होगा, लेकिन पहले झारखंड और राजस्थान का नंबर है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नीति सरकार का भी यही हाल होगा और वह अपना कार्यकाल समाप्त होने से काफी पहले गिर जाएगी। यानी अब बीजेपी नेता खुलकर सरकार गिराने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। राउत ने आरोप लगाया कि ईडी का ये खेल देश भर में चल रहा है और राउत ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। वैसे सवाल जवाब का दौर तो आज बिहार विधानसभा में भी चला और अग्निपथ योजना को लेकर एनडीए में सहयोगी जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार देखने को मिली। विधानसभा में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के आरोपों का जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के ऐलान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह जगह युवाओं ने प्रदर्शन किया, सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और खासकर बिहार में सबसे ज्यादा इस योजना के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। इन सब के अलावा इस योजना ने जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच की दूरियों को एक बार फिर बढ़ा दिया है। योजना के आने के बाद से दोनों दलों के बीच शुरू हुई बहस अब विधानसभा तक पहुँच गयी, जहाँ दोनों के बीच वार पलटवार का दौर देखने को मिला। दरअसल आज राज्य के ऊर्जा मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में बीजेपी नेता के सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों बिहार में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान संजय जायसवाल ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की थी। जायसवाल का कहना था कि सिर्फ बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और नीतीश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसे में आज विधानसभा में बिहार बीजेपी अध्यक्ष के आरोपों पर राज्य के ऊर्जा मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने जवाब देते हुए बताया कि प्रदर्शन को लेकर 1111 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जायसवाल के आरोपों पर आज विधानसभा में जवाब देते हुए विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, बिहार पुलिस ने अग्निपथ विरोध के दौरान आगजनी में शामिल 1111 लोगों को गिरफ्तार किया है। विपक्षी नेता इन गिरफ्तार युवाओं को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। अगर बिहार पुलिस ने आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो 1111 लोगों को सलाखों के पीछे कैसे रखा जा सकता था। विजेंद्र यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता मानसून सत्र को सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि हम गठबंधन के तहत सरकार चला रहे हैं। बीजेपी को हमें दोष देने से पहले गठबंधन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यानी दोनों के बीच का मनमुटाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। बिहार के ऊर्जा मंत्री ने बीजेपी नेता के आरोपों को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम गठबंधन के तहत सरकार चला रहे हैं। बीजेपी को हमें दोष देने से पहले गठबंधन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार को किसी की भावनाओं का सम्मान करना तो जैसे आता ही नहीं है और सरकार के खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबाई जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है मोहम्मद जुबैर के साथ। क्या है मामला, आइए देखते हैं। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करके 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। ट्विटर पर एक शख्स ने दिल्ली पुलिस को टैग कर शिकायत की थी। उसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया था। मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जुबैर ने साल 2013 में ऑल्ट न्यूज वेबसाइट शुरू की थी। जुबैर ने ही बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के विवादित बयान को ट्वीट किया था, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। लेकिन नुपुर शर्मा तो अब तक गिरफ्तार नहीं हुई, मगर जुबैर को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने इस गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा की नफरत, कट्टरता और झूठ को बेनकाब करने वाला हर व्यक्ति उनके लिए खतरा है। सच की एक आवाज को गिरफ्तार करने से आज 1000 और आवाजें उठेंगी। सच्चाई की हमेशा निरंकुशता पर विजय होती है। जुबैर की गिरफ्तारी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि
अच्छे नहीं लगते हैं उन झूठ के सौदागरों को सच की पड़ताल करने वाले, जिन्होंने अपनी आस्तीन में है पाले नफरत का जहर उगलने वाले। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर छिड़े विवाद पर बीजेपी अपना बचाव कर रही है। बीजेपी ने जुबैर को जिहादी कहा है। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, सांसद महूदा मोइत्रा, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी गिरफ्तारी की आलोचना की है। वहीं दिल्ली पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच में सामने आ ही जाएगा, लेकिन जिस तरह से उन पर कार्रवाई हुई उससे केंद्र सरकार निशाने पर आ गई है। वैसे मुश्किलें तो इस समय तमिलनाडु में भी बढ़ी हुई हैं। दरअसल तमिलनाडु में एनडीए की सहयोगी पार्टी AIADMK मुश्किल में फंस गई है, जिसके चलते पार्टी में बड़ी टूट होती दिख रही है। देखेंगे ये रिपोर्ट। पीएम मोदी तमिलनाडु जब जब जाते हैं उनका जबरदस्त विरोध होता है। उनकी यात्रा के समय सोशल मीडिया पर वो जरूर ट्रोल हो जाते हैं। मोदी गो बैक ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करता है। साफ है तमिलनाडु बीजेपी की कमजोर कड़ी बना हुआ है। तमिलनाडु में बीजेपी तो पहले ही कमजोर थी और अब उनकी सहयोगी पार्टी AIADMK भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। पार्टी में बड़ी फूट के संकेत मिलने लगे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता ओ पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच पार्टी संगठन पर अधिकार को लेकर लड़ाई तेज होती जा रही है। जहां पलानीस्वामी पार्टी संगठन पर कब्जे की कोशिश में हैं, तो पनीरसेल्वम इस पर अपना अधिकार जता रहे हैं। बीते दिनों पार्टी की एक बैठक में दोनों ही गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ था। मंच पर पनीरसेल्वम को बोलने ही नहीं दिया गया, जिस कारण से पनीरसेल्वम ने बैठक का बहिष्कार तक कर दिया था। पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच चल रही इस लड़ाई में अब पार्टी से निष्कासित महासचिव VK शशिकला भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने चेन्नई, तिरुवल्लुर और थिरुतानी में रोड शो किया। शशिकला ने तमिल मिट्टी के अधिकार और महिलाओं की गरिमा की रक्षा का ऐलान किया है। शशिकला ने कहा कि जब MG रामचंद्रन ने पार्टी शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि वो इस पार्टी को गरीबों और आम आदमी के लिए बना रहे हैं। ये किसी जाति, पंथ या धर्म की पार्टी नहीं है। प्रचार अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझसे नेतृत्व करने के लिए कहा था। अब मुझे लगता है कि पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। शशिकला ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले लोग AIADMK को एक नेतृत्व में देखेंगे और मैं इसे पूरा करूंगी। शशिकला के ऐलान से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि शशिकला को AIADMK में बीजेपी का विरोधी माना जाता है। दावा किया जाता है कि जयललिता और शशिकला के बीच दूरियां पैदा करने में बीजेपी नेताओं का ही हाथ था। ऐसे में अगर AIADMK की कमान शशिकला के हाथ आई तो बीजेपी के हाथ से उसका महत्वपूर्ण सहयोगी ही खिसक जाएगा। दावा किया जा रहा है कि अगर AIADMK की कमान शशिकला के हाथ आई तो बीजेपी के हाथ से उसका महत्वपूर्ण सहयोगी ही खिसक जाएगा। यानी तमिलनाडु में बीजेपी और कमजोर हो सकती है। तमिलनाडु में जबरदस्त हलचल देखने को मिलने वाली है। वैसे हलचल और हंगामा तो इस बार मानसून सत्र में भी देखने को मिलने के आसार हैं, क्योंकि बैंकों को लेकर सरकार एक ऐसा बिल ला रही है जिस पर हंगामा होना तय है। क्या है वो बिल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश में तेजी से महंगाई बढ़ रही है, जबकि विकास दर घटती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार का अर्थव्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। केंद्र ने तो केवल निजीकरण को बढ़ावा देने पर अपना फोकस किया हुआ है। तभी तो एक के बाद एक बैंकों को निजी हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है। और अब तो सार्वजनिक बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार मॉनसून सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी भी कर रही है। इस बिल में प्रावधान होगा कि जिन बैंकों में निजी हिस्सेदारी हो उनसे सरकार अपना स्टैक पूरी तरह से वापस ले ले। इसी मकसद से सरकार बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। दरअसल बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकार की 51% की हिस्सेदारी जरूरी है, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि उसकी हिस्सेदारी 51 की बजाय 26 ही रहेगी और वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब सरकार निजी सेक्टर की हिस्सेदारी वाले बैंकों से पूरी तरह से अलग होने की कोशिश कर रही है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि हम इस विधेयक को मॉनसून सेशन में ही ला सकते हैं और फिर कुछ अन्य मुद्दों पर काम किया जाएगा। इस विधेयक से एक मैकेनिज्म तैयार हो सकेगा, जहां एक तरफ सरकार विधेयक लाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ चर्चाएं हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण किया जा सकता है। सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को घटाने पर विचार कर रही है। हालांकि सरकार ने अब तक किसी का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि हमें निवेशकों, बैंकर्स और इंडस्ट्री से कुछ सुझाव मिले हैं। अगर टैक्स सेल में तेजी लाने में मदद मिलती है तो फिर हम कुछ संशोधन पर विचार कर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय फिलहाल रिजर्व बैंक से निजीकरण की स्थिति समेत तमाम मुद्दों पर बात कर रहा है। सरकार के इस प्लान से साफ है कि वो अब धीरे धीरे बैंकों को निजी हाथों में सौंप रही है ताकि उसकी जिम्मेदारियां कम हो जाएं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो फिर सरकार की जरूरत क्या है। और बुलेटिन के आखिर में बात मध्य प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सवालों में आई बीजेपी की रणनीति की। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के एक कारनामे ने सियासी गलियारों में हंगामा मचा रखा है। राज्य आबकारी विभाग के एक फरमान पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने निकाय चुनाव जीतने के लिए फ्री ब्रांडेड शराब बांटने का ऐलान कर दिया है। हंगामा मचने के बाद बीजेपी अपना बचाव करती नजर आ रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस बीच राज्य आबकारी विभाग के एक फरमान से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में हड़कंप मच गया है। विभाग ने निकाय चुनाव में मतदाता को शराब पिलाने की छूट दे दी है। साथ ही आबकारी आयुक्त ने इसको लेकर छिंदवाड़ा कलेक्टर को शराब ब्रांड की लिस्ट भी भेज दी है। इसके बाद कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने राज्य चुनाव आयोग से इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक खत लिखकर मांग की है कि छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त को दिए गए निर्वाचन खर्चे में शराब के खर्चे को भी शामिल किए जाने से जुड़े आदेश को रद्द किया जाए। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जेपी धनोपिया ने खत में बताया कि छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त मधु सिंह भायड़िया ने 6 जून 2022 को नगरीय निकाय चुनाव खर्च से जुड़ा आदेश जारी कर देसी विदेशी शराब की कीमतें निर्धारित की और खत में इसका जिक्र किया गया। आयोग का ये आदेश अब प्रत्याशियों के लिए मुसीबत बन रहा है। धनोपिया ने पत्र के जरिए राज्य निर्वाचन आयुक्त से निवेदन किया है कि आबकारी विभाग के आदेश में खुले रूप से निर्वाचन के लिए शराब सेवन की बात कही गई है, जो कि नैतिकता के आधार पर, संविधान के आधार और आचार संहिता के आधार पर किसी भी तरह सही नहीं है। इसे जल्द रोका जाए। अब इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में ठन गई है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।